नमस्कार, मैं धीरेन्द्र। हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी का इस लाइव वेबिनार पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं श्री अरविंदो सोसाइटी और इसे स्पॉन्सर किया जा रहा है एचडीएफसी बैंक। जैसे मैंने कहा कि आज हिंदी दिवस है। 14 सितंबर 2020 को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। कब से इसकी शुरुआत हुई और हिंदी दिवस से जुड़े कौन कौन से रोचक तथ्य हैं, आइए मैं आज कुछ रोचक तथ्यों के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी हिंदी दिवस के अवसर पर दे देता हूं। पहला तो ये कि हिंदी भाषा को 1950 में आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला। कब मिला? 1950 को। 60 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल एक भाषा के तौर पर, मतलब अपने विचारों को प्रकट करने के तौर पे हिंदी भाषा का इस्तेमाल करता है। आपको यह जानकर थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि विश्व के 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा एक लैंग्वेज, एक भाषा के तौर पे पढ़ाई जाती है। इसके अलावा 20 से ज्यादा देशों में हिंदी भाषा का इस्तेमाल होता है। मतलब 20 से ज्यादा ऐसे देश हैं जो हिंदी भाषा का इस्तेमाल या हिंदी का इस्तेमाल एक भाषा के तौर पे करता है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा जान के आश्चर्य होगी, क्योंकि हम सब सोचते हैं कि हिंदी का बहुत, इंग्लिश का बहुत माहौल है, बहुत क्रेज है। हमारे देश में भी इंग्लिश का बड़ा क्रेज है, हम सब इंग्लिश के पीछे दीवाने रहते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे निश्चित तौर पे बताना चाहूंगा कि अगर हम YouTube की बात करें, जिसमें सबसे ज्यादा युवा जुड़े हुए रहते हैं, ज्यादातर टाइम अपना स्पेंड करते हैं, जो हिंदी युवक हैं, या मैं अगर ऐसे बोलूं तो गलत नहीं होगा कि 93% भारतीय युवा YouTube में हिंदी में वीडियो देखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी डिमांड है और कितना बड़ा युवा हिंदी को एक भाषा के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और उससे सबसे ज्यादा माध्यम से या सबसे ज्यादा सशक्त तरीके से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मातृभाषा जो भी हो आपकी, हम मातृभाषा से सबसे ज्यादा अटैच्ड फील करते हैं, क्योंकि उसी के साथ हमारा बचपन बीतता है, उसी से हम रूठते हैं, खेलते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं, माता पिता से बातें करते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझते हैं, एक दूसरे के हाव भाव को समझते हैं, एक दूसरे को दुख दर्द को बांटते हैं। तो इस वजह से भाषा का अपना एक अलग महत्व होता है, और अगर वो भाषा आपकी मातृभाषा है तो वो महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो जैसा मैंने कहा कि 93% भारतीय युवा हिंदी यूट्यूब पर हिंदी में वीडियो देखते हैं। आपको ये जान के थोड़ी सी हैरानी होगी, उस काल में जब हम बोलते हैं कि इंग्लिश एक ग्लोबल भाषा है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, इंग्लिश सीखो इंग्लिश सीखो, मैं यहाँ पे कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हिंदी को कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि एक भाषा के तौर पर ऐसा ना हो कि संस्कृत की तरह हिंदी भी धीरे धीरे विलुप्त होती जाए या हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी किसी भी तरीके से नहीं, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया पे जो हिंदी कंटेंट है उसकी मांग 94% की दर से हर साल बढ़ रही है। कब हो तो समझ में आता है, 94% के रेट से हर साल हिंदी भाषी कंटेंट की जो डिमांड है, जो मांग है, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब आज तो मैंने आपसे कहा कि विश्व हिंदी दिवस है, मतलब 14 सितंबर को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। पर क्या आपको पता है कि हिंदी दिवस की शुरुआत या विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत कब से हुई थी? कब से हमने विश्व हिंदी दिवस मनाना चालू किया? विश्व हिंदी दिवस पहली बार 14 सितंबर 2006 को मनाया गया। कब मनाया गया था? 14 सितंबर 2006 को विश्व हिंदी दिवस पहली बार आधिकारिक तौर पे मनाया गया। अच्छा, हम बात करते हैं अमेरिका की। क्या आपको पता है अमेरिका में कितने विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाती है? अमेरिका में या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 45 विश्वविद्यालयों में हिंदी एक भाषा के तौर पे पढ़ाई जाती है।
तो ये तो थे हिंदी भाषा से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जो मुझे लगा कि आज के दिन मतलब विश्व हिंदी दिवस के दिन आप सबको जानने चाहिए। आइए हम बात करते हैं अब हमारे केस स्टडी, हमारे इनोवेटिव आइडिया पे। जैसा आपको पता है कि हमने जिस केस स्टडी, जिस इनोवेटिव आइडियाज पे अपनी शुरुआत की थी, वापस से बताना स्टार्ट करना, उस बुकलेट का नाम है सिक्किम वन। मतलब हमें जो सिक्किम के शिक्षकों द्वारा नवाचार प्राप्त हुए, उन नवाचारों पे आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। और इस कड़ी में पिछले दिन मतलब शुक्रवार के दिन मैंने सिक्किम का ही पहला नवाचार खेल खेल में शिक्षा आपसे डिस्कस किया था। और आज हम जिस नवाचार, जिसके स्टडी को साझा करने जा रहे हैं, उसका नाम है मानवीय मूल्य। अब ये टॉपिक हमने आज के दिन क्यों उठाया, उसका भी एक कारण है। जब हम विश्व हिंदी दिवस की बात कर रहे हैं, जब हम अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर, अपनी भाषा पे गर्व करने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जब हम भाषा की गर्व की बात करते हैं, जब हम संस्कृति की बात करते हैं, जब हम मानवता की बात करते हैं, जब हम अपनी धरोहर की बात करते हैं, जब हम अपनी विरासत की बात करते हैं, तो उस दिन तो मानवीय मूल्यों की बात होना जरूरी है, आवश्यक है, लाजमी है। और इसी कारण से आज हम जिस इनोवेटिव आइडिया, जिस केस स्टडी की बात आपसे कर रहे होंगे, उस केस स्टडी का नाम है मानवीय मूल्य। और ये केस स्टडी, ये इनोवेटिव आइडियाज, हम सिक्किम के टीचर्स ने हमें क्या इनोवेटिव आइडियाज दिए केस स्टडी ह्यूमन वैल्यूज के अंतर्गत, वो इनोवेटिव आइडियाज मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। और इस कड़ी में आज मैं आपके साथ 3 इनोवेटिव आइडियाज, मतलब 3 नवाचार साझा कर रहा हूँ, जो कि मेरे या मेरे जैसे किसी भी व्यक्ति जो श्री अरविंदो सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं उनसे संबंधित नहीं है, बल्कि ये सारे के सारे आइडियाज, ये सारे इनोवेटिव आइडियाज जो भी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ये आप जैसे ही किसी एजुकेटर्स, आप जैसे ही किसी शिक्षक के दिए हुए हैं। हम केस स्टडी की बात करें, इनोवेटिव आइडियाज की बात करें, उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई प्रश्न आता है, तो आप वो प्रश्न अपने पास कागज पे एक पेन के माध्यम से, पेंसिल के माध्यम से लिख लीजिए। सेशन के अंत में मैं आपको समय दूंगा जब आप अपने प्रश्न, अपने क्वेश्चंस इन नवाचारों से या इस केस स्टडी से संबंधित, या फिर अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न इस प्रोग्राम जिसका नाम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार या ZII है, इससे संबंधित कोई प्रश्न है, तो आप वो भी मुझसे निश्चित तौर पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई अनुभव है, कोई एक्सपीरियंसेस हैं जो आप मुझसे साझा करना चाहते हो, और मेरे माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से आप देश भर के शिक्षकों तक जो हमसे फेसबुक अथवा जूम अथवा यूट्यूब में हमें देख रहे हो, उन तक अपनी बातें, अपने अनुभव पहुंचा सकते हैं। और हो सकता है आपका अनुभव, आपके एक्सपीरियंसेस किसी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो। तो निश्चित तौर पर मैं स्वागत करता हूं कि आप अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ साझा करें। मैं सेशन के अंत में आपको समय दूंगा जब आप अपने अनुभव मेरे साथ साझा कर सकते हैं। उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप फेसबुक पे अगर हमसे जुड़े हुए हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपने प्रश्न या अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि फेसबुक पे अगर कमेंट बॉक्स पे आप देखेंगे तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप क्लिक करके जूम के माध्यम से सीधे हमसे जुड़ सकते हैं और सीधे तौर पर हम संवाद कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं मुझसे, और हम आपके अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं या हमें अनुभव आप सीधे तौर पर जूम के माध्यम से भी दे सकते हैं आमने सामने। तो ये 2 तरीके हैं जिन तक आप अपने अनुभव, अपने प्रश्न दोनों ही हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और आइए बढ़ते हैं हमारे आज की केस स्टडी की तरफ, जिसका नाम है मानवीय मूल्य। मानवीय मूल्य क्या है, इसकी चर्चा मैं पहले आपसे कर चुका हूं। हमने सामाजिक मूल्य, मानवीय मूल्य और नैतिक मूल्य तीनों पे आपसे चर्चा की थी। मैंने कीमत और मूल्य पे भी आपसे चर्चा करी थी। इसके लिए आप मेरे पुराने वीडियोस जिसमें मैंने ह्यूमन वैल्यूज पे बात की है, मानवीय मूल्य पे बात की है, वो वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त या इसके अलावा भी अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप निश्चित तौर पर मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। अब जब हम मानवीय मूल्यों की बात करते हैं तो पहला प्रश्न आता है, क्योंकि आप सब शिक्षक हैं
हम शिक्षा के पेशे से जुड़े हुए हैं, तो पहला प्रश्न आता है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है क्या? क्या शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो शिक्षा ग्रहण करके और एक अच्छी नौकरी पा सकें, कार खरीद सकें, एक घर खरीद सकें और आराम से अपनी जिंदगी बसर कर सकें? क्या शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ इतना है? अगर कोई ये कहे कि हाँ शिक्षा का उद्देश्य इतना ही है, तो मैं ये कहूंगा कि ये तो हिमखंड की नोक छूने जैसा है। ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा अगर हिमखंड है तो उस हिमखंड का एक नोक बराबर हिस्सा है ये, कि शिक्षा का मतलब हम ये बताएं कि बच्चे को एक अच्छी नौकरी, एक कार और एक बंगला वो खरीद सके। शिक्षा का उद्देश्य तो ये है कि जो पढ़ाया गया है, जो ज्ञान प्राप्त है बच्चे को, उस ज्ञान का सही तरीके से इस्तेमाल कर सके, उस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतार सके। जहां बच्चा सही गलत में जो अंतर है उसको समझना सीख ले, जहां बच्चा दूसरे को नुकसान करने से पहले 100 बार सोचे या दूसरे को नुकसान पहुंचाने से पहले 100 बार सोचे, जहां बच्चा आसपास के अपने वातावरण, चाहे वो जीव जंतु हो, पशु हो, वनस्पति हो, इंसान हो, सबको महत्व देना सीखे, सबके महत्व को पहचाने कि इस पृथ्वी में उनका क्या महत्व है, और अगर हम पृथ्वी का हिस्सा हैं तो हमारी तरह वो दूसरे जीव जंतु, वनस्पति या दूसरे इंसान भी इस पृथ्वी का हिस्सा ही हैं और हमारे बराबर उतना ही उनका भी अधिकार है। मानवीय मूल्य वैसे तो बच्चों में या वैसे तो हर व्यक्ति में जन्म से ही होते हैं, लेकिन देश काल परिस्थिति अनुसार ये मानवीय मूल्य भी बदलते रहते हैं। जैसी स्थिति होगी इन मानवीय मूल्यों में बढ़ोतरी और घटोतरी होती रहती है या बढ़ते घटते रहते हैं, जैसा एक व्यक्ति, एक बच्चे को माहौल मिलता है। और एक शिक्षक होने के नाते जब हम ये मान रहे हैं कि बच्चों के अंदर, या जैसा कि सत्य है कि बच्चों के अंदर मानवीय मूल्य, चाहे वो प्रेम हो, दया हो, करुणा हो, गुस्सा हो, लोभ हो, ये बचपन से ही होता है। अब जैसी स्थिति में बच्चा रहेगा वैसे ही इन गुणों में या तो बढ़ोतरी होगी या कमी आएगी। अगर हम एक शिक्षक होने के नाते बेहतर वातावरण मुहैया कराते हैं, एक अच्छा माहौल, एक अच्छा एटमॉस्फेयर बच्चे को देते हैं जहाँ पे सिर्फ अच्छी बातें हो रही हो, जहाँ बच्चे को जिंदगी में बेहतर करना और दूसरों की मदद करना सिखाया जा रहा हो, तो निश्चित तौर पर बच्चों में इन मानवीय मूल्यों की बढ़ोतरी होगी। अगर इन मानवीय मूल्यों की बढ़ोतरी होगी तो बच्चा अपनी जिंदगी में भी बेहतर कर रहा होगा। तब सिर्फ वो शिक्षा रूपी हिमखंड को नहीं छू रहा होगा, बल्कि उस पूरे हिमखंड का स्वयं एक महत्वपूर्ण अंग होगा, एक महत्वपूर्ण हिस्सा। और इसीलिए शिक्षक ने कहा कि सर मानवीय मूल्यों का या मानवीय मूल्यों की बहुत आवश्यकता है विद्यार्थी के अंदर, इन्हें समाहित करने की, इन्हें सिखाने की, इन्हें समझाने की, जिससे बच्चा एक बेहतर नागरिक के तौर पर ही नहीं बल्कि एक बेहतर विचारक, एक बेहतर नेतृत्वकर्ता के रूप में भी उभर सके और देश को आगे बढ़ाने में, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या फिर वैचारिक रूप से हो या फिर आध्यात्मिक रूप से हो, अपनी सहभागिता दर्ज करा सके और एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सके इस क्रांति में जिसका नाम है शिक्षा। तो इसी के तहत टीचर्स ने कुछ इनोवेटिव आइडियाज दिए, क्योंकि बच्चों के अंदर मानवीय मूल्य, जैसा शिक्षकों ने कहा कि सर वो बढ़ाना बहुत जरूरी है। कौन कौन से टीचर्स हैं जिन्होंने इनोवेटिव आइडियाज दिए, मैं एक एक करके इनके नाम आपके सामने रख देता हूँ। लैडन पुलगर जी हैं जो कि एडमपुल ईस्ट सिक्किम से हैं। दीपक कुमार सर हैं जो कि नॉर्थ सिक्किम से हैं। मुन्ना गुरुंग सर हैं जो कि साउथ सिक्किम से हैं। और रंजीता राय मैम है जो कि मेली बाजार साउथ सिक्किम से हैं। तो ये 4 टीचर हैं जिन्होंने इनोवेटिव आइडियाज दिए। मैं एक एक कर सके आपसे ये इनोवेटिव आइडियाज डिस्कस करूँ। पहला इनोवेटिव आइडिया है स्काउट एंड गाइड। स्काउट गाइड हम सब ने सुना हुआ होगा या हमारे स्कूल में भी रहता रहा होगा। जैसे मेरे स्कूल में एनसीसी था और स्काउट एंड गाइड दोनों था। मैं एनसीसी का हिस्सा था, एनसीसी में सार्जेंट था। तो स्काउट एंड गाइड का कॉन्सेप्ट बहुत हद तक
एनसीसी की तरह ही काम करता है, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा ये अलग हो जाता है कि जो एनसीसी है उसमें ज्यादातर आपको अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पे काम करने के लिए सिखाया जाता है, जबकि जो स्काउट एंड गाइड है उस पे मुख्य रूप से जो आपको सिखाया जाता है वो ये सिखाया जाता है कि आपको लोगों की मदद, जो चुनौतियां हैं, विपत्तियां हैं, परिस्थितियां हैं, जो आपदाएं हैं, उनको किस तरीके से आपको सहना, बाहर निकलना है। अगर मैं जरा सा और इसको अंतर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एनसीसी जहां बॉर्डर में रक्षा करने के लिए हमें सिखाया जाता है, आर्मी की तरह एक काम करता है, वैसे स्काउट एंड गाइड बहुत हद तक इसका जो काम रहता है वो एनडीआरएफ जो हमारे देश में काम करती है उस तरीके से काम करता है। एनडीआरएफ की तरह स्काउट एंड गाइड काम करता है। अब क्या है स्काउट एंड गाइड, एंड टीचर ने क्या इनोवेटिव आइडिया दिया, आइए थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। टीचर ने कहा कि सर बच्चों को सबसे पहले ये ज्ञान कराना आवश्यक है और इस गुण को बच्चों के अंदर डेवलप करना, उसे जागृत करना, उसे बढ़ाना जरूरी है कि बच्चा दूसरों की मदद को लेकर के सोचे और दूसरों की मदद करे। यहाँ पे सिर्फ हर बार स्वयं मदद प्राप्त करने की जो हमारी कई बार भावना होती है कि हमें जब जरूरत रहती है तो हम दूसरों से मदद ले लेते हैं, लेकिन जब हमारे मदद करने की बात आती है तो हम मदद नहीं करते हैं। और ये अक्सर होता है, बहुत सारे लोग यही करते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी, जब हमें स्वयं मदद की जरूरत है तो हम दूसरों से मदद मांगते हैं, दूसरे हमारी मदद भी कर देते हैं। जब हमारा काम निकल गया, जब हमसे कोई मदद मांगता है तो हम कोई ना कोई बहाने बना करके कन्नी काट लेते हैं, किनारे काट लेते हैं। टीचर ने कहा कि सर बच्चों के अंदर ये भावना जागृत करना, ये इस गुण को डेवलप करना, उसे बढ़ाना बहुत जरूरी है कि बच्चा स्वयं भी दूसरों की मदद करे। क्योंकि जब हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम सब इस समाज का हिस्सा हैं, और समाज का जब हम सब हिस्सा हैं तो हमें हर किसी की, एक दूसरे की बराबर आवश्यकता पड़ती है। और अगर हमें अपने संबंध बेहतर रखने हर किसी से, तो हमें, अगर हम मदद लेते हैं तो हमें मदद करने का भाव भी अपने अंदर रखना पड़ेगा, और हमें जब सामने वाले किसी व्यक्ति को जरूरत है तो हमें भी उसकी मदद करनी पड़ेगी। और जैसा मैंने आपसे कहा कि चाहे कोई जीव जंतु हो, चाहे कोई वनस्पति हो, चाहे कोई इंसान हो, वो सब इस प्रकृति, इस धरती का हिस्सा है और उनका भी उतना ही हक है जितना हमारा। तो बच्चों के अंदर ये गुण डेवलप करना भी बहुत जरूरी है, और इसी के तहत टीचर ने बच्चों के अंदर समानुभूति और जिम्मेदारी के जिस भाव को जागृत करना है उसके लिए जो नवाचार दिया उसका नाम है स्काउट एवं गाइड। स्काउट एवं गाइड जो नवाचार है वो बच्चों के सर्वांगीण विकास पे काम करता है। ये बच्चों को एक बेहतर नागरिक, एक ओवरऑल डेवलपमेंट, या जिसे हम होलिस्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं, सर्वांगीण विकास बोलते हैं, उस पे कार्य करने का काम करता है। किस तरीके से करता है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि स्काउट एंड गाइड बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट पे काम करता है या सर्वांगीण विकास पे काम करता है। किस तरीके से करता है, आइए इसे समझते हैं। पहला तो ये बच्चों के अंदर जिम्मेदारी का एहसास भरता है। दूसरा, हमने जो कमिटमेंट किया, हमने जो वादा किया उस पे हमें खरा उतरने की भावना हमारे अंदर जागृत करता है। बच्चे के अंदर अनुशासन का भाव जागृत करता है, नेतृत्वकर्ता का भाव जागृत करता है, टीम वर्क की भावना जागृत करता है, और बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास और स्वयं का जो सम्मान है उसकी भावना भी इस नवाचार के साथ आती है। सबसे पहले इसका शुरुआत कैसे होती है इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि टीचर जब सेशन स्टार्ट होता है, ये नवाचार पूरे साल भर के लिए चलता है। टीचर जब सेशन स्टार्ट होता है तो बच्चों से डिस्कस करते हैं कि हम साल भर एक ऐसा खेल खेलेंगे जिसका नाम है रिबन का खेल या बैच का खेल या स्काउट एंड गाइड। मतलब इसमें अगर आप बेहतर काम करोगे, अच्छा काम करोगे, तो आपको बैच या रिबन दिया जाएगा। रिबन मतलब फीता, या फिर आपको बैच दिया जाएगा। टीचर बच्चों को बताते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं और किस किस रंगों के बैज आपको प्राप्त हो सकते हैं। विभिन्न विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न विभिन्न बैज हो सकता है। टीचर बच्चों को बताते हैं कि एम्पैथी का मतलब क्या है, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें दूसरों का
साथ देना चाहिए, हमें लोगों से सहानुभूति या सिंपैथी नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि हमें उनसे समानुभूति दिखाना चाहिए। हमें दया नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और उसके बाद टीचर बच्चों को बताते हैं किस तरीके से हम मदद कर सकते हैं अपने क्लासमेट्स की, जो हमारे घर के लोग हैं उनकी, हमारे पड़ोसियों की, और जो पालतू जानवर हैं हमारे घर के, मवेशी हैं उनकी, और साथ ही साथ जो आवारा पशु हैं, फॉर एग्जांपल डॉग्स वगैरह, कई लोग गाय बैल को छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो ऐसे लोगों की भी हम कैसे मदद कर सकते हैं, ये बातें सिखाई जाती है। टीचर बच्चों को ये भी बताते हैं कि इसके लिए आपको अपनी जिंदगी जोखिम में डालने की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है, और ऐसा आपको करना भी नहीं चाहिए। अब बच्चों की मदद से, बच्चों के साथ मिल करके टीचर डिसाइड करते हैं कि किन किन कामों के लिए हमें किस रंग के बैच को या फीते को बच्चों को देना चाहिए। मतलब हर काम के लिए अलग अलग बैच डिसाइड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कर सकते हैं कि अगर किसी बच्चे ने किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मदद की, तो उसके लिए उसे लाल रंग का फीता है, लाल रंग का बैच मिलेगा। अगर वो अपनी मम्मी की मदद करता है, तो उसे पीले रंग का फीता मिलेगा। उसे हरा रंग का फीता मिलता है अगर वो बच्चों की मदद करता है। उसे गुलाबी रंग का फीता मिलता है अगर वो अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों की मदद करता है। और उसे भूरे रंग का फीता मिलता है या बैज मिलता है अगर वो मवेशियों की या पालतू जानवरों इत्यादि की मदद करता है। अब आप कहेंगे सर ये फीते कैसे बनाए? ये फीते कई तरीके से बनाए जा सकते हैं। पहला तो है कि जो ऊन के धागे, जो ऊन है, जो ऊन के धागे हैं, उस ऊन के धागे का या ऊन का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग रंगों के ऊन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनसे बैज या फीते बनाए जा सकते हैं। दूसरा, जो चार्ट पेपर है उसको रंगीन पेन से या स्केच पेन से रंग दिया जाता है और उसके माध्यम से बैज बना सकते हैं। इसके अलावा जो घर में पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, उन पुराने कपड़ों से भी आप बैज या फीते बना सकते हैं। इसके अलावा कार्डबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, रंगीन पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं बैज या फिर रिबन बनाने के लिए। अब जब बच्चों के रिबन बन गया, तो उसके साथ शिक्षक सभी बच्चों को बोलते हैं कि आपको रिकॉर्ड के लिए इसका सारा जो डेटा है उसे आपको बनाना पड़ेगा या रखना पड़ेगा अपने पास। उसके लिए आप एक पुरानी कॉपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जिस व्यक्ति की मदद की, आपको वो लिखना है, व्यक्ति का नाम, मतलब किस व्यक्ति की आपने मदद की और क्या मदद की, आपको वो डिटेल उस नोटबुक पे लिखते जाना है। बच्चे एक डेटा मेंटेन करते हैं और बच्चे चाहें तो उस जो कॉपी उन्होंने बनाई है उस कॉपी को भी डेकोरेट कर सकते हैं, अपने तरीके से सजा सकते हैं, जिससे बच्चों में रचनात्मकता भी बढ़े। अब या तो एक तरीका है कि बच्चे अपने कॉपी बनाते हैं जिसमें साल भर के लिए रिकॉर्ड रखते हैं, और डेली रिकॉर्ड के लिए टीचर ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं या साइड में चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आज इन इन बच्चों ने इन इन लोगों की मदद करी। बच्चे जब स्वयं देखते हैं कि हमने इन लोगों की मदद करी, हमने ये बेहतर काम किया, आपने कभी किसी को अगर दान दिया हो या आप चैरिटी करते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, तो एक अजीब सी खुशी मिलती है। वो एहसास आपको और आगे बढ़ाता है कि आप लोगों की मदद करें, आप कुछ बेहतर करें। तो इसके कारण से बच्चा और प्रभावित होता है। एकेडमिक ईयर के एंड में बच्चे अपने जो बैच कलेक्ट किए रहते हैं, जो रिबन कलेक्ट किए रहते हैं, उन रिबन को एकत्रित किया जाता है, और जिस बच्चे के पास सबसे ज्यादा रिबन या फिर बैच साल के अंत में होते हैं, एनुअल डे सेलिब्रेशन के दौरान होते हैं, टीचर उन बच्चों को स्टेज पे बुलाते हैं और उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें बोला जाता है कि आप बताएं कि आपने मदद की तो आपको क्या लगा। तो इससे बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं। साथ ही साथ जो विद्यालय में या फिर जो अवसर, विभिन्न अवसर हैं, एक उदाहरण के तौर पर 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी जनवरी हो गया, साथ ही साथ जैसे आज ही के दिन की हम बात कर लें, हिंदी दिवस हो गया, या विभिन्न जो गतिविधि होती है, ड्राइव होते हैं या कैंपेन होते हैं, उनमें बच्चों के साथ मिलकर शिक्षक रैली, स्काउट एंड गाइड के दौरान लगवा सकते हैं बच्चों से।
या स्काउट एंड गाइड के अंतर्गत बच्चों से रैली लगवाई जा सकती हैं। जैसे स्वच्छता अभियान के अंतर्गत हम बात करें, गर्ल एजुकेशन की हम बात करें, तो ऐसे विभिन्न विभिन्न दिनों में बच्चों से स्काउट एंड गाइड के अंतर्गत बच्चे रैली भी करते हैं, जिससे आपस में समाज और समुदाय भी विद्यालय के साथ जुड़ सके और ये मानवीय भाव, ये मानवीय मूल्यों की भावना समाज या समुदाय में भी जागृत की जा सके। उम्मीद करता हूँ आपको इनोवेटिव आइडिया अच्छा लगा होगा। इसमें आप बच्चों को बहुत कुछ बहुत आसानी से सिखा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, या मे आई हेल्प यू। हम जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी राज्य के नवाचार उस राज्य का जैसा खान पान, रहन सहन, जैसे उसकी भौगोलिक स्थिति है, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। सिक्किम एक पर्यटन स्थल है। लोग देश भर से, दुनिया भर से सिक्किम की खूबसूरती, जो प्राकृतिक मनोहारी दृश्य हैं, उन्हें देखने के लिए सिक्किम या नॉर्थ ईस्ट जाते हैं। तो इसी कारण से पर्यटन पे आधारित एक इनोवेटिव आइडिया उन्होंने मैं हेल्प यू दिया। हालांकि इसका इस्तेमाल सिर्फ पर्यटन वाले शहर पे ही नहीं है, गांव पे ही नहीं, कहीं पे भी किया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि जो पर्यटन है वो एक धुरी का काम करता है। किसी भी देश, किसी भी राज्य के जो आर्थिक स्थिति है उसको बढ़ाने के लिए, या अगर मैं ऐसे कहूं तो गलत नहीं होगा कि पर्यटन से किसी भी देश, किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर होती है। वहाँ नौकरी के स्तर या नौकरी के जो रेशियो है, जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, वो बहुत बेहतर तरीके से बढ़ता है। लोगों को रोजगार या व्यवसाय मिलता है, और जो गरीबी है उस एरिया की, वो भी धीरे धीरे कम होती है। बहुत सारे देश आप उदाहरण के तौर पे लें कि हैं तो बहुत छोटे, लेकिन टूरिज्म की वजह से वो विश्व के सबसे रईस देशों में से एक हो जाता है, या टूरिज्म या पर्यटन उनका सबसे बड़ा व्यवसाय हो जाता है। उदाहरण के तौर पे स्विट्जरलैंड, मॉरिशस, कुछ ऐसे ही देशों में एक हैं जहाँ पे व्यवसाय उनका, जहाँ पे पर्यटन उनका प्रमुख व्यवसाय। मालदीव्स भी ऐसे ही कुछ देशों में। तो बच्चों के अंदर ये जो मे आई हेल्प यू का जो इनोवेटिव आइडिया टीचर ने दिया, उन्होंने कहा कि सर किसी भी राज्य के लिए इसका पर्यटन उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। उस देश, उस राज्य की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, रोजगार के साधन मुहैया उपलब्ध कराने के लिए, लोगों में व्यवसाय बढ़ाने के लिए, और उस राज्य की गरीबी को कम करने के लिए। पर्यटन सिर्फ एक एक व्यवसाय ही नहीं है जो लोगों को नौकरी या व्यवसाय के अवसर उत्पन्न कराता है, या फिर लोगों को जिससे पैसा मिलता है, बल्कि जो पर्यटन है वो हमें ये एहसास कराता है कि हम अपनी विरासत, अपनी धरोहर, अपने सांस्कृतिक महत्व को जाने, पहचाने, उन पर गर्व करें और उन्हें सहेज के रखें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत खूबसूरत जगह घूमने गए, लेकिन अगर लोगों का व्यवहार वहां पे अच्छा नहीं रहा, या लोगों ने आपको बहुत महंगी रेट्स में चीजें मुहैया कराई, होटल बहुत महंगे मिले, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा, आपने किसी से पता पूछा, उसने उल्टा पता बता दिया, या फिर कैब या टैक्सी वाले ने या ऑटो वालों ने आपको गलत रास्ता बता दिया, या फिर घुमा करके वहीं छोड़ दिया। अक्सर कई जगह में ऐसे उदाहरण सुनने को मिलता है। अगर आप कहीं ऐसी जगह जाते हैं घूमने के लिए, भले ही वो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना रही, लेकिन आपके अनुभव वहाँ के व्यक्तियों को लेकर के अच्छे नहीं होते, तो क्या आप ऐसी जगह दोबारा जाना पसंद करते हैं? आप ऐसी जगह दोबारा नहीं जाते स्वयं भी, और अगर कोई दूसरा भी बोलता है कि मुझे ये जगह घूमने जाना है, मैंने सुना है बहुत अच्छी है, तो आप उसे तुरंत टोकते हैं कि यार मत जाना, जगह तो बहुत अच्छी है लेकिन वहां के लोग अच्छे नहीं। तो हमें जो पर्यटन है, जो टूरिज्म है, वो ये भी सिखाता है कि अगर हमें इस टूरिज्म को आगे बढ़ाना है, अपने सामाजिक, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जो धरोहर है, हमारा जो हेरिटेज है, उन्हें किस तरीके से हमें सजो के रखना है, सहेज के रखना है,
और अगर हमें इसे और बेहतर बनाना है तो हमें अपना व्यवहार भी लोगों के प्रति बेहतर करना होगा, मदद की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। और इसके लिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए, जैसे मैंने कहा सिक्किम एक पर्यटन स्थल है, टीचर ने एक इनोवेटिव आइडिया दिया जिसका नाम उन्होंने रखा मे आई हेल्प यू, या क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इसके अंतर्गत टीचर ने कहा कि सर अगर बच्चों को बचपन से ही ये भाव सिखाया जाए कि हमें क्यों लोगों की मदद करनी है, या अभी हमें अपने दोस्तों की, अपने घर परिवार के लोगों की मदद करनी चाहिए, समाज के लोगों की मदद करनी चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हम नहीं जानते वो हमसे मदद मांग रहा है तो हमें उसकी भी मदद करनी चाहिए। तो अगर हम ये भाव अपने अंदर रखते हैं तो टूरिज्म या पर्यटन एक सिर्फ एक व्यवसाय नहीं रह जाता, ये उससे कहीं ऊपर उठकर हमें अपने मानवीय मूल्यों को बढ़ाने का, उन्हें बेहतर करने का एक अवसर भी प्रदान करता है। इसके अंतर्गत बच्चों को टीचर टूरिज्म का महत्व बताते हैं, पर्यटन का महत्व बताते हैं, और उन्हें बोलते हैं कि अगर कोई आपकी जगह पे, आपके एरिया में, आपके गांव शहर, आपके प्रदेश में आया हुआ है तो वो हमारा अतिथि, हमारा मेहमान होता है, और हम तो कहते भी हैं अतिथि देवो भव। इस एक्टिविटी में को दो तरीके से किया जा सकता है। पहला, टीचर बच्चों को बताते हैं कि अगर आप कोई टूरिस्ट आता है या आप कहीं दूसरी जगह घूमने जाओ और लोग आपको अच्छे से ना मिले, आपको अच्छे तरीके से बात ना करें तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही अगर कोई हमारे यहाँ आ रहा है तो हमें भी, अगर हम उससे अच्छे तरीके से पेश नहीं आएंगे, अच्छे तरीके से उससे बात नहीं करेंगे तो उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। और बच्चों, हमें कोई भी ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए जिससे किसी को बुरा लगे या किसी के नुकसान हो, किसी के हानि। और हमेशा जब आप किसी के प्रति कोई काम करते हो तो अपने आप को उसके जगह रख के हमें महसूस करना चाहिए कि अगर इस व्यक्ति की जगह मैं होता और मेरे साथ कोई ऐसा करता तो मुझे कैसा लगता। जब हम खुद को सामने वाले व्यक्ति की जगह रख के महसूस करते हैं, जब हम अपने आप को उसकी जगह रख लेते हैं और हम ये महसूस करते हैं कोई हमारे साथ ऐसा करे तो हमें कैसे लगेगा, निश्चित तौर पर जब हम ऐसा करते हैं तो फिर हम किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। क्योंकि आप स्वयं के साथ कभी गलत नहीं कर सकते, और जब आपने स्वयं को दूसरे व्यक्ति की जगह रख लिया तो आपको एहसास हो जाता है कि आप सही कर रहे हैं या आप गलत कर रहे हैं। आप कहीं सिर्फ अपने दुर्भावना के प्रति, अपने स्वार्थ के लिए तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, तब हमें निश्चित तौर पर एहसास हो जाता है। शिक्षक यह बात बच्चों को बताते हैं, साथ ही साथ उन्हें बताते हैं कि हमें लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। इसके तहत बच्चों को शिक्षक बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पे आप लोगों की मदद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पर्यटन स्थल है तो लोग यहाँ पे जो फेमस एरियाज है लोग वहाँ पे आते हैं। रास्ते में कई बार लोग रास्ता पूछने इत्यादि के लिए आपकी मदद करते हैं, तो या आपसे पूछते हैं तो आप उनसे पूछिए और उनकी जो मदद हो आप करिए या उनकी मदद करने की कोशिश। ये नवाचार स्काउट एंड गाइड जो इनोवेटिव आइडिया मैंने पहले बताया था, उसका ही अगला स्टेप है जिसमें टीचर्स बच्चों को ऐसे कार्यों की जिम्मेदारी भी देते हैं। जब बच्चा दूसरे की मदद करता है तो वो एक बेहतर नागरिक के तौर पर निश्चित तौर पर उभरता है, और तब वो जानता है कि मदद क्यों करनी चाहिए, लोगों से हमें किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए, किस तरीके से पेश आना चाहिए। और यही गुण अगर बचपन में बच्चे के अंदर डेवलप हो गए तो ये आगे चल करके भी जीवन पर्यंत बच्चे के अंदर रहते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है मेरा पोस्ट बॉक्स मेरी आवाज, या मतलब माय पोस्ट बॉक्स माय वॉइस। आजकल के बच्चे सोशल मीडिया या यूट्यूब, व्हाट्सएप या कार्टून टीवी में इतना कुछ देखते हैं, मूवीज वगैरह इतना सब कुछ देखते हैं कि उन्हें कई बार एहसास नहीं हो पाता कि क्या सही है और क्या गलत है। और इस वजह से कई बार जो प्रश्न उनके मन में उठे वो अधूरे ही रह जाते हैं, बिना उत्तर के ही रह जाते हैं। बच्चों को उत्तर प्राप्त नहीं होता है, और जब उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो बच्चे कसमकस में रह जाते हैं। वो इस निर्णय पे नहीं पहुंच पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। और सच्चाई तो ये है कि जो
मानव का स्वभाव है, जो इंसान का स्वभाव है ऐसा है कि हमें जो बुरी आदतें हैं वो जल्दी आकर्षित करती हैं, अच्छी आदतें कम। हम खासतौर से अगर टीनेज की बात करें तो टीनेज में भी, टीनेज का मतलब 13 साल से जो 19 साल की उम्र होती है, आजकल टीनेज की हालांकि परिभाषा थोड़ी सी बदल गई है, क्योंकि पहले टीनेज की उम्र में आते आते बच्चे थोड़ा सा माता पिता की बात ना मानना, या जो टीचर बोल रहे हैं उनकी बात ना मानना, या थोड़ा सा ये मैं भी उस उम्र से गुजरा हूँ, आप सब भी उस उम्र से गुजरे हैं, तो मैं उम्मीद मतलब पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हर बच्चे के साथ होता है कि उस उम्र में हमें अपने माता पिता या शिक्षक कई बार दुश्मन लगने लग जाते हैं। कई बार हमें ये लगता है कि वो हमें बांध रहे हैं, बाउंडेशन पे रख रहे हैं, सीमाओं पे बांध रहे हैं, और हमें हमारी मर्जी का नहीं करने देते हैं। ये आप सबके साथ भी हुआ होगा, और मैं जब इस उम्र में था तो मुझे भी लगता था कि सबसे बड़े दुश्मन अगर हमारे कोई हैं तो वो माता पिता है और शिक्षक ही है। ये उम्र ही ऐसी होती है। और आजकल, पहले तो 13 से 19 साल जो टीनेज की उम्र रखी गई थी, आजकल इसकी जो परिभाषा है टीनेज की, क्योंकि बच्चे के पास इतने सारे माध्यम है जिससे वो बहुत सारी जानकारियां एकत्रित करते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, दोस्तों से जो मिली जानकारियां हो, बहुत सारे इंटरनेट में बहुत सारा कंटेंट बच्चों को आजकल मिल रहा है। तो बच्चे 8-9 साल से ही ये भावना उनके अंदर डेवलप हो जाती है। कई बार उनके अंदर जो ख्याल चल रहे हैं वो संकोच बस भी शिक्षक से नहीं पूछ पाते हैं। उनके मन में अगर कोई प्रश्न उठा तो कई बार वो अपने अभिभावक, अपने शिक्षकों से भी नहीं पूछ पाते हैं। टीचर ने कहा, सर प्रश्नों का अगर उत्तर नहीं मिले तो ये बहुत बड़ी समस्या है। हम सब, अगर कोई प्रश्न, कोई थॉट, आप सबके साथ भी अक्सर होता होगा कि मन में कोई प्रश्न आया, फिर उसका जब तक उत्तर नहीं मिल जाता, या बहुत छोटा सा उदाहरण ले लूं, कोई इंग्लिश का एक शब्द है या हिंदी का एक शब्द है, आपको मन में लगा कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जैसे अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था इकोनॉमी, तो अब इकोनॉमी मुझे इंग्लिश में ध्यान था, हिंदी में मैं भूल गया एकदम से कि क्या बोलते हैं। अब जब तक अंदर से वो मतलब इकोनॉमी शब्द की मेरे को अर्थ नहीं मिल गया, तब तक मन परेशान होता रहता है कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलते हैं। तुरंत फिर हम गूगल करते हैं और उसका अर्थ निकालते हैं। तो जब तक प्रश्नों के हल नहीं मिलते तो मन बेचैन सा रहता है। एंड आई एम श्योर ये हम सबके साथ ही होता है। मैं बहुत उदाहरण अपने से रिलेटेड इसलिए देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे उदाहरण सिर्फ मेरे साथ ही नहीं होते, ये हम सबके साथ होते हैं। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि इस तरीके की जो घटनाएं वो अमूमन सबके साथ होती है। तो अगर प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता तो निश्चित तौर पर हम परेशान होते हैं, पहला। दूसरा, मैंने कहा कि जो गलत स्थितियां हैं या जो नेगेटिविटी वो हमें ज्यादा अट्रैक्ट करती है, उसमें ज्यादा आप ताकत कह लें, हमारा ब्रेन या माइंड की बात कर लें कि वो ज्यादा अट्रैक्ट होता है, कुछ भी कह लें, लेकिन जो नेगेटिविटी है हमें ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो बच्चा बुरे रास्ते में ना जाए, बुरी संगति में ना जाए, इसके लिए टीचर ने एक इनोवेटिव आइडिया दिया कि बच्चा अगर कह नहीं सकता है, खुल के बोल नहीं सकता है, तो वो अपने विचार, अपने प्रश्न, जो विचार उसके मन में आ रहे हैं, जो थॉट उसके मन में आ रहे हैं, उनको लिख करके दे दे। और टीचर ने इसी के अंतर्गत एक नवाचार दिया जिसका नाम उन्होंने रखा मेरा पोस्ट बॉक्स मेरी आवाज। क्यों रखा गया, इसके कारण मैंने आपको बता दिए। किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्रियान्वित कर सकते हैं, आइए थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसके तहत टीचर बच्चों को बताते हैं कि बच्चों, आप जो भी आसपास के माहौल में देखते हैं, जो भी आपके मन में प्रश्न है, आप प्रश्नों के उत्तर निश्चित तौर पर मेरे से पूछ सकते हैं। उसके लिए मैंने एक तरीका निकाला है। कई बार मैंने देखा है कि आप प्रश्न खुल करके नहीं पूछते हैं, ऐसा महसूस किया गया कि बच्चे खुलकर नहीं पूछते हैं। उसके लिए एक पोस्ट बॉक्स बनाया जाता है जिसका निर्माण बच्चों की मदद से शिक्षक करवाता है। क्यों बच्चों की मदद से करवाते हैं, उसका एक कारण है। जब आप स्वयं से कोई चीज बनाते हैं तो आप ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं उससे। बच्चा जब स्वयं से पोस्ट बॉक्स बना रहा है, जब उसमें वो हैंड राइटिंग से, कलर पेन से माय पोस्ट बॉक्स से, मेरा पोस्ट बॉक्स मेरी आवाज लिख रहा है, तो वो निश्चित तौर पे उससे कनेक्टेड होगा। आप एक कागज की पतंग भी बनाते हैं तो उससे आप जब स्वयं से बनाते हैं तो ज्यादा कनेक्टेड होते हैं एज कम्पेयर टू वो पतंग जो आप मार्केट से लेकर के आए हुए हैं। तो कार्टून इत्यादि की मदद से बच्चे से टीचर कार्ड बॉक्स बनवाते हैं या पोस्ट बॉक्स बनवाते हैं कार्टून के माध्यम से। बच्चा उसमें
बच्चे मिल करके उसमें ड्राइंग करते हैं, उसका रंगीन पेन से नाम लिखते हैं, मेरा पोस्ट बॉक्स मेरी आवाज। अब इसके बाद टीचर बच्चों को बताते हैं कि अगर आप आसपास कुछ भी ऐसा देखते हैं जिससे संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न है, तो वो प्रश्न आप इस एक कागज की पर्ची पे लिख करके आप चाहे तो अपना नाम लिख सकते हैं, या चाहे तो अपना नाम ना भी लिखें, उस पर्ची को मोड़ करके उस पोस्ट बॉक्स में डाल सकते हैं। हर दिन कक्षा के अंत में या जब स्कूल खत्म होता है उससे 10 मिनट पहले जो असेंबली होती है, उस असेंबली में आपसे प्रश्न, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। अब शिक्षक इसमें बच्चों को बोलते हैं कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं, ऐसे प्रश्न जो अगर मान लीजिए आपने कोई कहानी पढ़ी, आपने कोई कविता पढ़ी और उसमें कुछ मॉरल आया, उसमें कुछ सीख मिली, तो सीख क्या है, किसको कैसे उसको जीवन में उतारें, आप इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। या फिर अगर आप कोई कार्टून में ऐसी बात देखते हैं या फिर मूवीज में देखते हैं, या फिर दोस्तों से लड़ाई होती है, आपको कोई बात परेशान कर रही है, अच्छी या बुरी लग रही है, आपको नहीं पता कि क्या करना है, आपकी कोई सोच, आपकी कोई विचार है, आपकी कोई ओपिनियन है, आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो वो भी आप कागज पे लिख करके पर्ची को जमा कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी को थैंक यू बोलना चाहते हैं, किसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं, तो आप वो भी लिख करके पर्ची में डाल सकते हैं। अब आपके मन में शायद एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि आ, बच्चे सिर्फ प्रश्न अगर उनके मन में आए तो प्रश्नों का उत्तर करें। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ मानवीय मूल्यों की। जब मानवीय मूल्यों की हम बात करें तो कृतज्ञता बहुत अभूतपूर्व स्तंभ हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ हो जाता है मानवीय मूल्यों का। हम कृतज्ञ होकर के ही मानवीय मूल्य सीख सकते हैं। तो अगर बच्चा किसी को थैंक यू बोलना चाहता है, किसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता है, कई बार हम शर्म संकोच की वजह से भी कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर पाते। मैं आपकी और अपनी ही बात करूं तो कई बार कई सारे लोगों के प्रति हम कृतज्ञ होते हैं, लेकिन हम उन्हें मुंह पे नहीं कहते हैं। हमें लगता है कि कहीं बहुत ऐसा इसे न लगे कि मेरी चापलूसी कर रहा है या बहुत चीजी हो रहा है। इस वजह से हम उन्हें सम्मान तो करते हैं, लेकिन हम कई बार अपना सम्मान या अपनी कृतज्ञता उनके प्रति व्यक्त नहीं कर पाते। तो इसका एक माध्यम टीचर ने दिया कि आप लिख करके भी अपनी कृतज्ञता उस व्यक्ति के प्रति व्यक्त कर सकते हैं। और अगर आपने कुछ गलती की, आपको एहसास हुआ कि आपने गलत किया किसी टीचर की क्लास में या किसी दूसरे बच्चे के साथ, सहपाठी के साथ, तो आप सॉरी लिख करके भी उसमें रख सकते हैं। अब टीचर को ये सारी बातें बताई जाती हैं। अब ये सारी बातें बताने के बाद टीचर बच्चों को बोलते हैं कि आप पोस्ट बॉक्स अपनी पर्चियां जमा कर सकते हैं। अब इसका एक उदाहरण अगर मैं आपसे लूं तो मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं ऐसे ले लेता हूं कि जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी श्री भगत सिंह जी ने पार्लियामेंट पे बम ब्लास्ट किया। टीचर ने ये बातें बताई कि उन्होंने बम फोड़ा था पार्लियामेंट में, सारी बातें उन्होंने बताई जो पाठ में लिखी। अब बच्चे के मन में एक प्रश्न आया कि भगत सिंह जी ने बम फोड़ा था, उनको हम महान कहते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसे बम फोड़ता है तो उससे हम आतंकवादी बोलते हैं, ऐसा क्यों? तो एक बहुत जायज प्रश्न था जो बच्चा पूछ सकता है। और उन्हें फिर अगर ब्रिटिश सोल्जर ने बंदी बनाया तो मुझसे गलत क्यों बोलते हैं? एक कॉमन क्वेश्चन है जो बच्चे के अंदर आ सकता है। तो टीचर उसे समझाते हैं कि क्या अंतर है एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने और भगत सिंह ने जो किया, उसमें किसी की मौत नहीं हुई, किसी का नुकसान नहीं हुआ, और अंग्रेज हमें गुलाम बना के रखना चाहते थे, वो हमारी बातें नहीं मान रहे थे, इसलिए भगत सिंह जी ने मजबूरी में ऐसा किया, पर उन्होंने ये भी सुनिश्चित की कि उससे किसी की मौत ना हो, और उससे वो देश के समाज के लोगों के लिए, सबके लिए कर रहे थे, उसमें उनका कोई पर्सनल स्वार्थ। तो इस तरीके से शिक्षक बच्चों को जानकारी देते हैं। सिमिलरली अब बच्चा अपने ओपिनियन लिख सकता है कि दहेज प्रथा पे ही लिख सकता है कि हमारी जब बहन की शादी हुई तो हमारे घर वाले बोल रहे थे कि दहेज नहीं देना चाहिए, लेकिन जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई तो दहेज हम खुद ही ले रहे थे। जैसे
कई सारी स्थितियां बच्चे के मन में आती है जिससे संबंधित प्रश्न बच्चा उस पर लिख सकता है। अब कई घरों में ऐसी स्थिति होती है कि बेटी की शादी हुई तो बोलते हैं कि दहेज प्रथा गुनाह है, दहेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब वहीं बेटे की बात आती है तो दहेज वही व्यक्ति लेने लगता है। तो बच्चा अब ऐसी स्थिति में किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसे विचार, ऐसे सुझाव, ऐसे प्रश्न भी बच्चे इसमें लिख सकते हैं और टीचर उनका उत्तर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब बच्चे अपने प्रश्न करते हैं तो टीचर एक एक करके उन जो चिट्ठियां हैं या जो चिट हैं उन चिट को पढ़ते हैं, उन चिट्ठियों को पढ़ते हैं, बच्चों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। बच्चों का जो नाम है उसे एनोनिमस रखते हैं शिक्षक, और बच्चे का नाम एनोनिमस मतलब उसे गुप्त रखते हैं, उसे बच्चों को बताते नहीं, किसी को बताया नहीं जाता। या फिर कोई ऐसा प्रश्न है जिसमें किसी बच्चे ने कुछ बेहतर किया है या सॉरी या थैंक यू बोला है, तो ऐसे नामों को शिक्षक अपनी समझ अनुसार, अपनी सोच अनुसार उन नामों को बच्चों के सामने ला सकते हैं, बता सकते हैं। इससे क्या बच्चे के अंदर बहुत सारी वैल्यूज जगाई जा सकती हैं, उनका विकास किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर बच्चा जब ग्रेटिट्यूड या कृतज्ञता व्यक्त करता है, थैंक यू बोलता है, तो उसके अंदर कृतज्ञता की भावना बहुत जरूरी मानवीय मूल्य जागृत होता है। बच्चा जब सॉरी बोलता है, जब बच्चा किसी के सॉरी को एक्सेप्ट करता है, कहते हैं ना क्षमा वीरस्य भूषणम, कि क्षमा वीरों का भूषण है, वीरों का गहना है। क्षमा करना, कृतज्ञता व्यक्त करना, स्वयं अपनी गलतियां स्वीकार करना, दूसरों की मदद करना, ये बहुत जरूरी मानवीय मूल्य हैं जो एक शिक्षक होने के तौर पे, एक शिक्षक होने के नाते मुझे लगता है कि हमें प्रयास करना चाहिए अपने बच्चों में, अपने विद्यार्थियों में इन्हें जागृत करने का, इन्हें बढ़ावा देने का, इनका विकास करने का। ये थे आज के 3 नवाचार जो मुझे मानवीय मूल्य केस स्टडी के अंतर्गत आज आपसे डिस्कस करने थे। उम्मीद करता हूं आपको ये नवाचार पसंद आए होंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है इन नवाचारों से या इस केस स्टडी से संबंधित, तो आप निश्चित तौर पर मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपके कोई अनुभव है जो आपसे मुझसे साझा करना चाहते हैं और मेरे माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से आप देश भर के शिक्षकों से जुड़ना चाहते हैं, उन तक अपनी बातें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जूम या फेसबुक या फिर यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं, तो आप निश्चित तौर पर अपने अनुभव मेरे साथ साझा कर सकते हैं। मैं स्वागत करता हूं आपका कि आप अपने अनुभव या फिर अपने प्रश्न मुझसे साझा करें। अगर आपके कोई भी अनुभव, कोई भी प्रश्न है, तो निश्चित तौर पर आप मुझसे पूछ सकते हैं और आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए और हमारे साथ नवाचारों के इस सफर में जुड़ने के लिए मैं आपका हार्दिक आभारी हूँ, तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि जब हम अपने स्कूल, अपने विद्यालय जा रहे होंगे तो इन नवाचारों में से कम एक कोई सा भी नवाचार जो आपको पसंद आया, उस नवाचार को अवश्य रूप से आप क्रियान्वित कर रहे होंगे। हमारे लिए नहीं, आपके स्वयं के लिए नहीं, बल्कि उन विद्यार्थियों के लिए जिनकी जिम्मेदारी, जिनके भविष्य की जिम्मेदारी, जिनका भविष्य बेहतर बनाने की जिम्मेदारी आप सबके कंधों पे। और यकीन मानिए, मुझे पूरा विश्वास है कि इन नवाचारों में से कम एक नवाचार भी अगर आप क्रियान्वित करते हैं तो उससे निश्चित तौर पर आपके विद्यार्थी के लिए फायदा ही होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं धीरेन्द्र आज आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे केस स्टडी, किसी दूसरे नवाचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।